हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो पेपर 1 की तैयारी होती है और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी होती है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में रिसर्च एप्टीट्यूड का ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2021-22 वाले क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े डिफरेंट लेवल के थे और इनमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड भी हैं। ठीक है, वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं लगेंगे और बिल्कुल अलग हैं। तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है ताकि आपको ये पता लगे कि कितने इंटरनल सवाल टाइप्स ऑफ रिसर्च से बनते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। 30+ आपकी टाइप्स हैं रिसर्च की जिससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और इन क्वेश्चन में आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस करके पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ कठिन सवाल हैं, PYQs हैं 2021-22 के। तो ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगी और आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने रिसर्च का मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। एक प्लेलिस्ट आपको दिसंबर एग्जाम ओरिएंटेड है जिसमें कि 75 डेज प्लान करके लिखा है। वो तब स्टार्ट की गई थी, तब आपके 75 डेज बाकी थे। अब तो आपके 60 दिन भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए और कुछ भी जो है भटकाव वाली स्थिति मत रखिए। जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए। ठीक है, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें क्वांटिटी के बजाय, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और PYQs को देखिए और उनके माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, यदि विद्यमान अभिलेख हों जिसमें कि रिकॉर्ड्स की बात कह रहा है और अन्य सामग्री अदर मटेरियल्स के विश्लेषण द्वारा व्यवहार और अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है तो ये किस रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर बात कह रहा है विद्यमान अभिलेखों और सामग्री के विश्लेषण के द्वारा, है ना, व्यवहार और अभिवृत्तियों का। तो इसका जो रिसर्च की जाती है ये आपकी यहाँ पर देखिए क्या पास्ट रिसर्च है, क्या आर्काइवल रिसर्च है ना, नॉन ऑब्जर्वेशनल नॉन पार्टिसिपेंट, ये तो आप नहीं, इसमें तो एलिमिनेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि पास्ट रिसर्च है कि आर्काइवल रिसर्च है, पुरालेखी शोध, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका पुरालेखीय शोध। पुरालेखीय शोध क्या होता है, या अभिलेखीय अनुसंधान। तो इसमें क्या होता है, अभिलेखीय अनुसंधान में अभिलेखागार जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अभिलेख होते हैं, पुस्तकालयों मतलब कोई भी लाइब्रेरीज या विशिष्ट संग्रहों में कोई ऐसा जहाँ पर कोई ऐसी मतलब जो आपका कलेक्शन जहाँ पर चीज़ें हों, मटेरियल आपका जहाँ पर इकट्ठा एक ही रूप में एकत्रित किया हो। ठीक है, विशिष्ट संग्रहों में एकत्रित संग्रहित ऐतिहासिक जो है दस्तावेज, है ना, ऐतिहासिक की ही बात यहाँ पर की जा रही है क्योंकि विद्यमान रिकॉर्ड्स किसके होंगे, वो हिस्टोरिकल से ही संबंधित होंगे। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों, अभिलेखों और प्राइमरी सोर्सेज की जब हम स्टडीज़ करते हैं तो वो यहाँ पे ही करते हैं आर्काइवल रिसर्च के अंतर्गत। ठीक है, इसमें इसी की मतलब प्राइमरी सोर्स की स्टडी यहाँ पर शामिल होती है। तो समझ में आया आपको कि अभिलेखीय अनुसंधान में अभिलेखागार हो या पुस्तकालय हो या विशिष्ट संग्रह, यहाँ पर एकत्रित ऐतिहासिक दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और प्राइमरी सोर्स, जो भी प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स आप यूज़ करते हो, है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च में आपने पढ़ा भी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी स्टडी यहाँ पर करते हैं और अभिलेख के माध्यम से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। तो उस समय की, अगर हम जिस भी देश काल की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुरालेखीय शोध। ठीक है ना, तो इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब आप शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को कुछ गलत बताने का निश्चय करते हैं तो आप प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए ये सारे टर्म्स तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, आया ही नहीं होगा, है ना, कहीं पर, क्योंकि बुक्स में मैंने ऐसे नहीं देखा है ना। लेकिन क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये वीडियोस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे पहले जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं उस प्लेलिस्ट में जितनी है, या आपकी यूनिट वाइज भी प्लेलिस्ट है, तो आप पढ़िए। अगर आप पहली बार एस्पिरेंट्स हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारी वीडियोस, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर क्या किया गया है बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो आप वहाँ पर देखिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर
ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। कौन सी बुक लूँ, क्या करूँ, उसमें आप खाली उलझ के रह जाएंगे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं हैं, जो हैं आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को देख लीजिए। और इससे पहले मैंने आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च और बहुत सारी वीडियो दी हैं जिसमें कि वैलिडिटी, है ना, सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करवा दी हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर करेंट अफेयर मतलब जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो चीज़ें आती हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब आप शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को गलत बताने का निश्चय करते हैं, मतलब फॉल्स अबाउट द पर्पस ऑफ द रिसर्च, है ना, तब आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपका होता है क्या, एक्टिव डिसेप्शन, सक्रिय कपटता। अब ये क्या होता है, इसके अलावा भी कई ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर झांसे में नहीं रखना, प्राकृतिक प्रेक्षण, सुग्राहीकरण, है ना, लेकिन आप क्या है, रिस्पोंडेंट्स को जो है, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ गलत बता रहे हैं, सही सही चीज़ें नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब शोध के प्रयोजन के बारे में कुछ जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ गलत बताने का निश्चय किया जाता है, तो इसे सक्रिय कपटता कहते हैं। मतलब यहाँ पे गुमराह करने का कार्य और बेहतर शोध परिणाम के उत्पादन के लक्ष्य के साथ प्रतिभागियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में हेरफेर करना है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो भी रिसर्च का हम आउटपुट चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि प्रतिभागियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी ऐसा वहाँ पे मैनिपुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, कि उनका जो हम एक्टिविटीज़ जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो सही सही आए, कंट्रोल सिचुएशन में आए, है ना। तो अब ये कपटता भी दो प्रकार के हैं, सक्रिय कपटता जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं और निष्क्रिय मतलब अप्रत्यक्ष, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो अब ये क्या है, सक्रिय कपटता से तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान प्रतिभागियों को जानबूझ के गलत जानकारी, ठीक है, आप जानबूझ के उनको सही चीज़ें नहीं बता रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम कोई चीज़ बता देते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो हमें आउटकम मिलने वाला होता है वो भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जो नेचुरल सेटिंग में हम कर रहे थे वो चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं। ठीक है, निष्क्रिय कपटता से तात्पर्य शोधकर्ता प्रतिभागियों को प्रयोग के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करता है। ठीक है, मतलब एक जानबूझकर गलत बताना, तो ये हो गया आपका एक्टिव, है ना, एक्टिव डिसेप्शन, सक्रिय कपटता, क्या आप बता तो रहे हो लेकिन गलत चीज़ें बता रहे हो। और एक है कि कोई जानकारी ही नहीं देना, तो ये निष्क्रिय कपटता है, कोई भी जानकारी का खुलासा नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई इससे संबंधित। अब देखिए, शोध विकल्प पद्धति में वैधता के मुख्य प्रकार हैं। द मेन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एनकाउंटर्ड इन रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी। अब शोध के मतलब कितने तरह की वैधता के बारे में हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि आपकी वैधताओं के प्रकार, इंटरनल एक्सटर्नल जो काफ़ी पूछी जाती हैं उसको भी समझाया है, साथ में टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, और इसके अलावा आंतरिक वैधता के खतरे क्या क्या हैं। सारी चीज़ें ये आपको बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलेंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए, चाहे एजुकेशन के बच्चे हों आप, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या और भी किसी सब्जेक्ट में जिसमें कि रिसर्च आप पढ़ते हो सेकेंड पेपर में, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें वैधता के मुख्य प्रकारों की बात कह रहा है, तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कंस्ट्रक्ट और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन। ठीक है, सांख्यिकी और तार्किक मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों ही मतलब सारे ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो ज़रूरत नहीं है ना, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं हम। आंतरिक वैधता क्या है, बाह्य वैधता क्या है, फिर फेस वैलिडिटी की बात की थी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन क्राइटेरियन वैलिडिटी, है ना, और उसके बाद आपका जो है प्रेडिक्टिव और आपका कॉन्करेंट, है ना, कई तरह की वैलिडिटी के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही आंतरिक वैधता के खतरे क्या क्या हैं ये चीज़ें भी पढ़ी थी। लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल, तो ये आपका देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग को सब PDF मिल जाएंगे। ठीक है, किसी माप में अलग अलग समय लोग समूह मापन के प्रकार जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक देते हैं उसे क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि द एक्सटेंट टू विच अ मेजर यील्ड्स द सेम स्कोर्स अक्रॉस द
डिफरेंट टाइम, मतलब देखिए समय अलग है, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अलग अलग समय, लोक समूह, मापन के प्रकार, है ना, वर्जन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और प्रकार, जिस सीमा तक एक ही प्राप्तांक, जो उनका रिजल्ट आ रहा है, कोई भी डिफरेंट टाइम हो कुछ हो, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो एक ही जो है प्राप्तांक मिल रहा है, हमको स्कोर एक ही मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है क्या, विश्वसनीयता। वैधता के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विश्वसनीयता की बात करें तो रिलायबिलिटी मतलब जब क्या है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक ही आए, ठीक है, तब इसको कहा जाता है कि विश्वसनीय है ना। अगर आप कुछ समय के जिसमें आपका स्प्लिट हाफ, ये मेथड काफ़ी यूज़ किया जाता है, और भी कई तरह के हैं, लेकिन जब हम अब रिलायबिलिटी भी पढ़ेंगे तो इसमें फिर आपको मैं पूरी चीज़ें बता दूंगी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे मोटे तौर पे समझिए तो विश्वसनीयता का मतलब है कि जब प्राप्तांक हमको एक ही प्राप्त हो, हम किसी भी सब्जेक्ट पे किसी कभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, या उसमें जो है मतलब उससे डेटास कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ समय की बात करते हैं, चाहे और समय के अंतराल की बात करते हैं, पर हमारा जो रिजल्ट है एक सा ही आना है, तो वो हो जाती है विश्वसनीयता। ये देखिए, ये तो सारी वैलिडिटी हो गई। एक जो अदर टर्म्स है वही है जो है रिलायबिलिटी, है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में चीज़ें दी हैं। अब देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में जब मैंने आपको बताया है कि स्टेटमेंट में क्या है, आपसे डीप के सवाल डीपली पूछे जाते हैं। इसमें आपको जब तक पता नहीं होगा कि कथन पहला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, या दोनों सही है कि गलत है ना, ये चीज़ें, तो ये पता होना चाहिए, ज़रूरी होता है। अब देखिए पहला कथन है, वो कहता है प्रायोगिक शोध में हम उन बाह्य कारकों का विलोपन नहीं कर सकते हैं, है ना, जो परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रायोगिक शोध की बात करें, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, इसमें परिस्थिति इस ढंग से पूर्णतः नियंत्रित कर ली जाती है कि जो इसमें आश्रित चर है, आपको बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आश्रित चर और इंडिपेंडेंट कौन है? स्वतंत्र, जो कि स्वतंत्र है। आप जो भी कोई मैनिपुलेशन करेंगे, कोई भी जोड़ तोड़ करेंगे, वो इसी स्वतंत्र चर पे ही करेंगे। और आश्रित चर क्या होता है? जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट होता है ना, आश्रित, ये स्वतंत्र चर पर ही निर्भर करता है। तो जब आपने स्वतंत्र जो एकदम घूम रहा है अकेला, उस पर आपने कोई परिवर्तन किया, तो इसका प्रभाव किस पे दिखेगा? आश्रित चर पे दिखेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी परिस्थितियां कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, जोड़ तोड़ ऐसा कर सकते हैं कि खाली इसमें जो क्या है, स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ का ही प्रभाव पड़े, अन्य जो और दूसरे जो हैं जो वेरिएबल्स हैं उनका प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े, है ना। तो यही कह रहा है कि आश्रित चर पे मात्र स्वतंत्र चर के ही किए गए जोड़ तोड़ का प्रभाव पड़े, अन्य किसी दूसरे का नहीं। तो हम विलोपन क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक। सर्वेक्षण शोध में इसमें कह रहा है भारी मात्रा में मूल्यवान और विविध प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं, ये सही कह रहा है, ठीक है। सर्वे रिसर्च हमारी जो है इसीलिए होती है कि सर्वे रिसर्च के द्वारा हम क्या करते हैं, काफ़ी सर्वे के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इसमें अभी आगे आप पढ़ेंगे, काफ़ी सवाल यहाँ से बनते हैं सर्वे मेथड से। तो इसमें हम आंकड़े जो है काफ़ी जो है लार्ज अमाउंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन से चरों को प्रयुक्त किया जाता है? सोशल रिसर्च की बात कह रहा है, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं? तो यहाँ पर देखिए जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो आपके नॉन मैनिपुलेबल, ठीक है, यहाँ पर जिसमें कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सोशल रिसर्च वाले हो जाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब देखिए, और फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, अभी तक आपको कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक कुछ ही बच्चे करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आए पढ़े बस चले गए। कोई मतलब नहीं होता है कि लाइक करना भी ज़रूरी है, शेयर करना भी ज़रूरी है। अरे भाई आपने पढ़ लिया, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी जो है इसको शेयर करिए, है ना। एक तो उससे क्या होता है कि चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। फिर मुझे लगता है कि मैंने इतनी वीडियो में मेहनत की, जो आप जाके कहीं और पे मतलब शायद वो अलग अलग किस्तों में पढ़ेंगे, और मेरी कोशिश रहती है कि एक ही साथ रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर दे दी जाए, है ना। लेकिन आप लोग नहीं, उसको प्रमोट नहीं करते हो, तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है,
यदि उत्तरदाताओं को एक प्रश्नावली के उत्तर का एक विकल्प दिया जाता है ना। तो जैसे कि डाक से प्रश्नावली के साथ वेब सर्वे के द्वारा उत्तर देने का विकल्प हो तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, डाक से प्रश्नावली के साथ, है ना, प्रश्नावली किससे भेजी जा रही है, डाक माध्यम से, और वेब सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह का मोड यूज हो रहा है। अब इसे हम क्या कहेंगे, तो हम इसको मिक्स्ड मोड सर्वे यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका मिक्स्ड मोड सर्वे, जिसमें कि एक ऐसा शोध डिज़ाइन होता है ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो उत्तरदाता हैं, जिनको प्रश्नावली भेजी जा रही है, प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। मतलब इसके अंतर्गत कागज आधारित सर्वे भी होगा और ऑनलाइन सर्वे भी यहाँ पर पूरा कराया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका मिक्स्ड मोड। इसीलिए कहा है क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ठीक, ऑप्शनल सर्वे क्या होता है, चयनात्मक जिसको बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर वैकल्पिक सर्वे। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शनल सर्वे मतलब वैकल्पिक सर्वेक्षण। तो वैकल्पिक में क्या है, इसमें पार्टिसिपेंट्स के पास भाग लेने या ना लेने का विकल्प होता है, उसके पास ऑप्शन होगा। ठीक, ये हो गया। मल्टीपल सर्वे में क्या होगा, अलग अलग समय पर एक ही प्रतिभागी के आंकड़े एकत्र करना यहाँ पे शामिल होता है। मल्टीपल सर्वे आपका जो यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट है ना, जिनको वेरिएबल्स जो है, जिन पे आप जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उन पे कई बार आप सर्वे कर सकते हो, वो ग्रुप एक ही रहेगा। ठीक, सेलेक्टिव सर्वे, सेलेक्टिव सर्वे में क्या होगा, जो विशिष्ट विशेषताओं या मानदंडों के आधार पर एक विशिष्ट जनसंख्या व्यक्तियों के समूह को यहाँ टारगेट करता है। ठीक है, मतलब एक स्पेशल ग्रुप होगा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होंगी उनके, या स्पेशल क्राइटेरिया होगा, उसके आधार पर यहाँ पर एक ग्रुप को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। तो हो गए सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। ठीक, तो आप देख सकते हो, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि निष्कर्षों की व्याख्या किसमें प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप होता है। तो अब देखिए, इसमें जो होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स इज ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर। तो ये किसमें होती है, ये होती है आपकी किसमें, अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे प्रतिभागी और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है, और ऐसा अनुसंधान जो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किया जाता है, ये व्यवहारिक या अप्लाइड शोध कहलाता है। इस प्रकार के शोध में मौलिक बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्या, जो आपकी बेसिक रिसर्च थी या फंडामेंटल रिसर्च थी, उन्हीं रेगुलेशंस रूल्स को यहाँ पर लगाकर आप व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक, और अप्लाइड रिसर्च विशिष्ट शोध समस्याओं या मुद्दों के समाधान खोजने का एक गैर व्यवस्थित तरीका है। ठीक है, ये हो जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर दोनों ही प्रतिभागी और शोधकर्ता दोनों की ही एक्टिविटी शामिल होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतनी यहाँ पे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आपको बुक्स में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से आप कंपैरिजन करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कंटेंट क्या मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि शोध का फोकस एक उस विद्यालय में सुधार लाता है जिसमें विद्यार्थी, प्रतिभागी और शोध पर्यवेक्षक शिक्षक हैं, तो इस तरह के शोध को किस रूप में नाम दिया गया है ना। इन केस द फोकस ऑफ रिसर्च इज टू इम्प्रूव ए स्कूल। देखिए इसके कीवर्ड्स पकड़िए, क्या क्या चीज़ें हैं। एक स्कूल की बात हो रहा है, इन विच स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, और रिसर्च सुपरवाइजर्स आर टीचर। जो सुपरवाइजर हैं वो कौन है, टीचर्स हैं। तो दो वेरिएबल्स यहाँ कौन कौन हो गए, एक तो स्टूडेंट्स हो गया, टीचर हो गया। सच रिसर्च इज टर्म्ड एज, और हो कहाँ रहा है, स्कूल की बात हो रही है, तो ये कौन से किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित हो जाता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है, हम यहाँ पर तुरंत एक तो इमीडिएट कोई जो प्रॉब्लम आती है उनको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, और साथ में ये क्या होता है, स्कूल प्रेमिसेस के अंतर्गत यहाँ पर स्कूल यूनिवर्सिटी आपके जो आपकी एजुकेशनल एरिया होते हैं वहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना। तो एक्शन रिसर्च के 3 स्तर, व्यक्तिगत एक्शन रिसर्च, सहयोगी एक्शन रिसर्च और स्कूल व्यापी एक्शन रिसर्च हैं। और इसके आपको स्टेप्स भी बताए थे, जिसमें कि आपका प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ठीक, इंग्लिश में याद रखिएगा, इसके बारे में सारी चीज़ें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाम की बात करें
तो इसमें क्या था, कोर्ट लेविन के द्वारा 1944 में इसको एक शब्द के रूप में यहाँ पर उन्होंने बताया था। ठीक है, मतलब एक परिचय दिया था किसने, कोर्ट लेविन ने। और लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे किसने बढ़ाया था, तो स्टीफन एम कोरे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़ाया था, स्टीफन एम कोरे को ही जाना जाता है। लेकिन कभी आपसे, आप एजुकेशन के स्टूडेंट हो या आप कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा दे रहे हो, तो एक्शन रिसर्च अभी आपके जो है आती भी है, जहाँ आप टीचिंग प्रोग्राम करते हो तो कई बार आती भी है, जैसे कि मैंने भी बीएड में किया है, तो वहाँ पर एक्शन रिसर्च करवाई जाती थी, पूरी प्रोजेक्ट फाइल तैयार होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना पड़ता है, चीज़ें आपको जाननी चाहिए, हर चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है, जिसमें कि सारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक्शन रिसर्च एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कि आपको इसके तो ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, किसने करवाया था, और इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा जाता है ना, एप्लीकेशन टाइप में। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑटो एथनोग्राफी। एथनोग्राफी मतलब निजाती वर्णन, स्वतः निजाती। ऑटो एथनोग्राफी के बारे में कह रहा है, स्वतः निजाती वर्णन के कौन से 3 प्रकार हैं। अच्छा, आप देखिए इसमें पहली बात तो एथनोग्राफी क्या होती है। इसमें किसी विशेष संस्कृति या घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए शोधकर्ता ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, तो ऑटो एथनोग्राफी में क्या होगा, स्वतः होगा, है ना। अब देखिए इसमें जो इसकी जो मेन आंसर है वो क्या होगा, तो इसमें आत्मस्वीकृति, ठीक, कॉन्फेशनल, है ना, कॉन्फेशनल टेल्स, आत्मस्वीकृति, प्रभाववादी, ठीक है, प्रभाववादी हो जाता है इम्प्रेशनिस्ट, और क्रिटिकल टेल्स। ये जो हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो इसकी थ्योरी हो गई, आप पढ़िए तो पढ़िए, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आत्मस्वीकृति कथाएं कैसी होती हैं, ये अक्सर भावात्मक होती हैं और कमजोरियों और संघर्षों को प्रकार जो है करती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कमजोरियों और संघर्ष, मतलब आत्मस्वीकृति से मतलब क्या होता है, इमोशनल फीलिंग से है, कमजोरियों और संघर्षों के प्रकार को बताती हैं। ठीक है ना, तो ये आत्मस्वीकृति मतलब आपने अपने से स्वीकृति दे दी, तो मतलब आप कहीं कमजोर पड़े और आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आत्मस्वीकृति ये हो गया। प्रभाववादी कथाएं, प्रभाववादी में क्या होता है, ये कहानियाँ अक्सर जगह या समय की भावना व्यक्त करने के लिए ज्वलंत भाषा और कल्पना का प्रयोग करती हैं। प्रभाववादी मतलब एक तरह का प्रभाव, वर्चस्व उसका, है ना, इम्प्रेशन। तो यहाँ पर बिल्कुल जो बात आएगी वो किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस के आधार पे चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ज्वलंत भाषा और कल्पना का प्रयोग यहाँ पर होता है ना, ये हो जाता है, इम्प्रेशन की बात होती है, प्रभाव पड़ता है। आलोचनात्मक कथाएं, क्रिटिकल टेल्स, आलोचनात्मक में क्या होता है, ये सामाजिक समालोचना पर केंद्रित हैं और प्रमुख सांस्कृतिक वर्णनों को चुनौती देती हैं। ठीक है, तो आलोचनात्मक की बात करें तो ये शक्ति, विशेषाधिकार, असमानता के मुद्दों का पता लगाती हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। आत्मस्वीकृति में हम खुद से मतलब कमज़ोर पड़ रहे थे, चीज़ों को हमने स्वीकार कर लिया। प्रभाववादी में क्या थी, कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर, मतलब ऐसे समझिए कि कोई ज़्यादा ताकतवर है, उसका प्रभाव ज़्यादा है, तो वो अपना प्रभुत्व हम पे जमाएगा, प्रभाववादी कथाएं। ठीक, आलोचनात्मक कथाएं में यहाँ पर सामाजिक समालोचना, क्योंकि एथनोग्राफी क्या है आपकी सामाजिक परिवेश में ही होती है, तो सामाजिक समालोचना पर केंद्रित है और सांस्कृतिक वर्णनों को चुनौती देती है ना। तो यहाँ पर जो कि शक्ति की बात आएगी, विशेषाधिकार या असमानता के मुद्दों का यहाँ पर जिक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो इस तरह से स्वतः नजाति वर्णन एक शोध विधि है जो संस्कृत ग्रंथों, अनुभवों, विश्वासों और प्रथाओं का वर्णन और व्याख्या करने के लिए व्यक्तिगत अनुभव, ऑटो का उपयोग करती है ना। स्वतः नजाति वर्णनकर्ताओं का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव राजनीतिक, सांस्कृतिक मानदंडों और अपेक्षाओं से भरा हुआ है और कठोर आत्मचिंतन में संलग्न होते हैं, जिसे आमतौर पर रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये इसके बारे में कुछ चीज़ें थी, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है आपको, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या उसके अर्थ हैं, है ना। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा हट के थे, इसलिए डिफरेंट लेवल के मुझे लगे और मैंने इसलिए आपको दिए, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपके अधिकतर क्वेश्चन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से संबंधित चीज़ों को करवा देंगे। और कभी भी आपने देखा होगा कि मैं सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं लाती हूँ, पहले उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो कुछ चीज़ें आपकी वैसे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाती हैं, कुछ
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं उनके माध्यम से चीज़ें पता लग जाती हैं, है ना। तो इस तरह आपकी मेनली जो है काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।